फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है लेक्चर मेथड। तो हम एक एक करके पर्टिकुलर हर मेथड के जो एडवांटेजेस, लिमिटेशन सब पढ़ेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो लेक्चर मेथड क्या होता है, देखो, जिसमें टीचर सेंटर्ड होता है और जिसमें टीचर ज्यादा इन्वॉल्व होता है और स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन होता है वो पैसिव होता है। टीचर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है, वन वे कम्युनिकेशन करता है और एक लेक्चर देता है। समझ गए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक क्लास में और मैं अपना लेक्चर दे रही हूँ, आपको पढ़ा के चली जाती हूँ बिना आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाने। तो वो क्या कर रहा है, वो लेक्चर दे रहा है। दैट इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। मतलब जो ट्रेडिशनली होता है, जैसे जो क्लासरूम होती है, वहां पे क्या होता है, टीचर क्या करता है, आता है, अपना सिलेबस कवर कराता है और मतलब लेक्चर देता है और चला जाता है। यही होता है ना। तो यही होता है लेक्चर मेथड में। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये टीचर सेंटर्ड होता है। एक तो ये टीचर सेंटर्ड होता है और जो स्टूडेंट होता है वो कौन होता है, पैसिव होता है। और एक्टिव जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, वो टीचर का होता है। इसमें क्या होता है, जब तक टीचर नहीं कहता ना तब तक स्टूडेंट बोल नहीं सकता। क्या करता है टीचर, क्या करता है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। मतलब वन वे कम्युनिकेशन होती है। ये मोस्टली कौन से चीजों के लिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी चीज के बीच में रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। ये कौन सा, ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, लेक्चर मेथड। ठीक है, समझ आ गई ना। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। एक्टिव कौन होता है, टीचर होता है। अब आगे देखो, अब इसकी क्या एडवांटेजेस है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि लेक्चर मेथड क्या होता है। अब इसकी एडवांटेजेस आप इजीली ही समझ पाओगे ना कि क्या होती होंगी। एक तो ये इकोनॉमिकल होता है ना, सस्ता ही तो है कि एक क्लास है, उसमें आके बहुत सारे बच्चे को, एक ही टीचर बहुत सारे बच्चे को क्या कर सकता है, जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर कर सकता है। तो क्या हुआ, एक तो ये इकोनॉमिकल मतलब सस्ता हुआ, चीप हुआ। और एक सिंगल टीचर जो है ना, कैन टीच ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि एक सिंगल टीचर ही लेक्चर मेथड के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। इससे क्या होगा, उनका टाइम बचेगा, टाइम भी बचता है, और जो सिलेबस है ना वो इजीली कवर हो सकता है एक लिमिटेड टाइम के अंदर थ्रू लेक्चर मेथड। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कौन बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है, टीचर लेक्चर दे रहा है। तो वो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, बीच में स्टूडेंट तो डिस्ट्रैक्ट कर नहीं रहा है। तो उससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा लेक्चर मेथड के थ्रू। और वही ये बात कह रहा है कि ये सस्ता होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही बारी में टीचर पढ़ा सकता है, और क्या होता है, इससे क्या होता है, सिलेबस जो है वो इजीली कवर हो जाएगा विद इन ए लिमिटेड टाइम। आगे देखो, इट इज यूजफुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। किस लिए यूजफुल होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए। और क्या है, इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन आर यूजुअली अवॉइडेड। क्योंकि स्टूडेंट तो बोल ही नहीं रहा है ना, वन वे कम्युनिकेशन है, तो डिस्टरबेंस कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो। अब आगे देखो, अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, बहुत ही इजीली समझ जाओगे कि स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो बोल ही नहीं सकता है। स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, यहाँ क्या हो रहा है, किसी टीचर आ रहा है, अपना लेक्चर डिलीवर करके चला जा रहा है, तो स्टूडेंट तो अपना वो रख ही नहीं पा रहा ना। तो क्या है, लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, उनके इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, टीचर अपने अकॉर्डिंग ही सिलेबस कवर करवा रहा है। ठीक है, और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर चेकिंग लर्नर प्रोग्रेस, तो काफी कम अपॉर्चुनिटीज हैं कि चेक करने के लिए कि लर्नर को आखिर कितना समझ आ रहा है, उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। ठीक है, तो ये था लेक्चर मेथड। देखो नेक्स्ट मेथड क्या है, टीम टीचिंग मेथड। अब टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है कि जब 3 से 4 टीचर जो है ना वो एक साथ पढ़ा रहे होते हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग या अपनी अपनी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को जब 3 या 4 टीचर जो है वो अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग टीम में पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम टीचिंग। समझ आ गए, मतलब कि ये क्या हुआ, एक इनोवेटिव अप्रोच है, इनोवेटिव मेथड है। क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 से 4 टीचर इन्वॉल्व होते हैं और वो भी अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो वो अपनी अपनी क्या करेंगे,
उनके पास अलग अलग लेवल की एक्सपर्टीज होंगी, अलग अलग लेवल की कॉम्पिटेंसीज होंगी, जिसके थ्रू वो अलग अलग लेवल की टेक्निक्स होंगी, जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, है ना। यही होता है टीम टीचिंग मेथड। अब देखो, अब इसके एडवांटेज क्या है, क्या होगा, शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट। बिल्कुल यही तो बात है ना, हर टीचर के पास अपनी टेक्निक है, अपने मेथड्स हैं, अपनी एक्सपर्टीज है, तो क्या होगा, स्टूडेंट को तो इसका फायदा ही होगा ना। और क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स। बिल्कुल, क्योंकि एक ही लेक्चर में क्या है, मल्टीपल टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है, क्योंकि हर टीचर के पास अपनी अलग अलग टेक्निक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी। इससे टीचिंग क्वालिटी भी बढ़ेगी, स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, है ना। जब टीम टीचिंग होगी, हर कोई अपनी टेक्निक प्रेजेंट करेगा, अपनी एक्सपर्टीज प्रेजेंट करेगा, अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाएगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, तो टीचिंग की क्वालिटी तो है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी ना। समझ गए टीम टीचिंग क्या होता है, कि जब लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को 3 या 4 टीचर मिलकर क्या करते हैं, टीचिंग प्लान करते हैं, उसको शेड्यूल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम टीचिंग। समझ गए। अब देखो, अब ये तो पढ़ लिया हमने कि इसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, ऑप्टिमम यूज हो सकता है मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स का, और शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट। अब इसकी एडवांटेज तो हमने देख ली कि, और लिमिटेशंस क्या है, बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कई बार टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाता है आपस में, इतने सारे टीचर्स के बीच में उनकी अलग अलग टेक्निक्स है, तो ये एक ड्रॉबैक भी तो हो सकता है ना, कि वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे, और प्लानिंग में काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा, है ना। एक तो एक टीचर आया, अपना लेक्चर डिलीवर करके चला गया, एक 4 टीचर है, उनको पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी तो जाएगा ना, तो ज्यादा टाइम चाहिए होता है। नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट। बिल्कुल, ये सारे सब्जेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ सब्जेक्ट में इसका कोई काम नहीं है टीम टीचिंग का, और नहीं करा जा सकता। मोर टीचर आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। बिल्कुल, और इस मेथड के लिए टीचर्स भी तो ज्यादा चाहिए ना, तो ये भी एक लिमिटेशन होगी, और उनकी स्पेशल कॉम्पिटेंसीज के साथ टीचर्स को ढूंढना भी तो मुश्किल है, उसमें भी तो टाइम जाएगा, है ना, उसमें भी टाइम जाएगा, और कहीं ना कहीं हम देखें तो ये मतलब इकोनॉमिकल भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग लाएंगे टीचर्स को, तो उनकी सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, तो है देनी पड़ेगी। तो ये होते हैं टीम टीचिंग की लिमिटेशंस और एडवांटेज, ये थे, आपको समझ आया होगा टीम टीचिंग क्या होता है। तो देखो, नेक्स्ट मेथड है डायलॉजिक टीचिंग। डायलॉजिक टीचिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग टास्क बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में ऑनगोइंग टास्क होता है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है ग्रुप डिस्कशन, है ना। ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट बैठ के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसका कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, डायलॉजिक टीचिंग हो जाता है, जहां पे वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायलॉजिक टीचिंग। अब इसकी क्या वो होंगी, समझ गए ना, इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, किसी एक टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, स्टूडेंट भी और टीचर भी, समझ गए। तो अब देखो, इससे क्या होगा, स्टूडेंट की जो है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग होगी, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि वो सोच रही है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, क्योंकि सब इन्वॉल्व है अब इस प्रोसेस में। तो अब मैं आपके आगे कोई प्रॉब्लम रख रही हूँ, आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपकी थिंकिंग डेवलप हो रही है ना, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ रही है ना, आप इंटेलिजेंट बन रहे हो, कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन पे पहुंचोगे ना, चाहे मैं आपको कोई भी सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम दे रही हूँ, तो क्या होगा, इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर एडवांटेज हो जाता है। तो लर्निंग टुगेदर बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, इससे क्या होगा कि अब डिफरेंट लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे सब, तो एक अच्छा आउटकम निकल के आएगा ना। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर टीचर के ऊपर नहीं रह जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सबकी हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर प्रमोट इंटेलिजेंट लर्निंग, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या होता है, जब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो ही रही है, तो इंटेलिजेंट लर्निंग तो अपने आप ही हुई। फिर पुलिंग ऑफ नॉलेज, इंटरेस्ट, फीलिंग ऑफ डिफरेंट पर्सन, एनालिसिस। वो क्या कह रहा है, पुलिंग का मतलब होता है एक साथ, कि अब बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है इसमें, बहुत सारे लोगों की नॉलेज एक साथ होती है,
जिससे क्या होता है, नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं, नए नए सॉल्यूशन निकल के आते हैं प्रॉब्लम के, ऐसे है ना। क्योंकि हर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, सोचने की शक्ति अलग होती है, हर कोई डिफरेंट आंसर देगा। आप 100 लोग हैं, 100 लोगों से एक ही प्रॉब्लम दे दो, वो हर कोई अपने तरीके से सॉल्व करेगा, कहीं ना कहीं सबका आंसर उसका अलग होगा ही होगा, बेशक क्वेश्चन सेम ही ना क्यों ना हो, समझ रहे हो। तो उससे क्या होता है, तो क्या होगा, पूलिंग ऑफ नॉलेज, इंटेलिजेंट फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, एनालिसिस। तो इससे क्या होगा, नए नए आइडियाज निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये भी एडवांटेज होगी ना। आगे है, अब देखो इसकी लिमिटेशन क्या है। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन, जब एक डिस्कशन हो रही होती है, बहस कहां तक जाएगी किसी को नहीं पता, कब कंक्लूजन निकल के आएगा किसी को नहीं पता। एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे। इट में इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। कई बार क्या होता है कि ट्रैक ही अलग हो जाता है, कि जो हम जिस बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो ट्रैक अलग हो गया, और एक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता। हो सकता है कि मैं कुछ और बोल रही हूँ और आप कुछ और बोल रहे हो। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय फ्यू स्टूडेंट, कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और बोले जा रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट बोल ही नहीं पा रहे, या वो उनपे हावी हो रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने पे, बोलने ही नहीं दे रहे हैं सामने वालों को। तो ऐसा हो सकता है कि वो उस सेशन को पूरा डोमिनेट कर दे। और कुछ स्टूडेंट आगे है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक। हर टॉपिक पे तो डिस्कशन नहीं करनी जा सकती ना। अब मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, उसपे थोड़ी हम ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे, उसपे थोड़ी हम डायलॉजिक टीचिंग अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे ना। तो कुछ टॉपिक पे ही ये क्या है, सुटेबल होता है, हर टॉपिक के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो ये था डायलॉजिक टीचिंग। नेक्स्ट मेथड इज पैनल डिस्कशन। अब पैनल डिस्कशन क्या होता है, देखो 6 से 8 लोगों का ना एक पैनल होता है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 लोग बैठे हैं और आपस में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ना डिस्कशन कर रहे हैं, इनफॉर्मल टॉपिक, इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे होते हैं, और सामने जो ऑडियंस बैठी होती है ना, वो उनको सुन रही होती है। ये होती है पैनल डिस्कशन, कि पैनल बैठ के डिस्कशन कर रहा है और ऑडियंस जो है वो सुन रही है, ठीक है। ये हो गया पैनल डिस्कशन। ये जो होता है ना, ये मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, जैसे जो कब हेल्ड होती है, सोशली इशू पे, जैसे कि किस पे, पैनल डिस्कशन ऑन टेक प्लेस ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे वो क्लाइमेट चेंज पे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, जो पैनल है, जो एक्सपर्ट बैठे हैं, समझ गए, जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, एक सोशल रेलिवेंट जो इशू होता है ना उस पे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। दैट इज कॉल्ड पैनल डिस्कशन, कि पैनल बैठे हैं, 6 से 8 लोग पैनल के बैठे हैं एक्सपर्ट, और वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और ऑडियंस उनको सुन रही है। अब इसकी एडवांटेज क्या होंगी, एक तो ये सोशली रेलिवेंट इशू पे होता है। इफ वेल कंडक्टेड आर यूजुअली मोर इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस देन ए सिंगल स्पीकर। अब देखो, अगर ये सही तरीके से कंडक्ट करी जाए तो ऑडियंस के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कि आपस में वो जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा ना। मतलब बजाय कि उसके कि एक ही एक्सपर्ट जो है, एक ही बंदा जो है अपना जो है वो डिलीवर कर रहा है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, बजाय कि 8 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उनकी डिस्कशन देखने में ज्यादा मजा आएगा, या एक ही बंदा ऑडियंस को डिलीवर कर रहा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली इनको देखने में ज्यादा मजा आएगा ना, अगर सही तरह से कंडक्ट हुआ। तो वही वो कह रहा है कि ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कि इससे तो सिंगल स्पीकर बोल रहा है। तो उससे क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, कि सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ लाना एक ही पैनल के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे टीम टीचिंग में था कि थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग टीचर्स को, वैसे ही यहाँ है कि एक साथ एक ही फ्रेम में लाना थोड़ा मुश्किल है, और ऑडियंस इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। ये तो सबसे बड़ा मेजर वो है कि वो सिर्फ सुन सकती है ऑडियंस पैनल को, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकती, समझ गए। तो जो ऑडियंस है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये था पैनल डिस्कशन। ये 5 मेथड हम कवर कर चुके हैं, बाकी के 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।